देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी गैसेस जैसे O2, N2, H2 के शीतलन की तुलना में हीलियम गैस का शीतलन थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। देखो, जब हीलियम गैस को इसके क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज 5.2 केल्विन से कम ताप पर ठंडा करते हैं तो 4.2 केल्विन ताप पर ये लिक्विफाई हो जाती है। यानी कहने का मतलब है हीलियम गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो परिवर्तन होता है ये नॉर्मल प्रेशर पे होता है। ठीक है, यहाँ आप कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। लिक्विड हीलियम जो होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाईली वॉलेटाइल होता है और इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे अगर नॉर्मल प्रेशर पर 0 केल्विन टेम्परेचर भी कर दो तो भी ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। जबकि इसके अलावा बाकी सारी गैसेस जो होती है वो अगर नॉर्मल प्रेशर पर 0 केल्विन टेम्परेचर पे ले आओ तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक इसका अजीब सी प्रॉपर्टी है। लिक्विड हीलियम जो होता है उसका नॉर्मल प्रेशर पर कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। यानी नॉर्मल प्रेशर में चेंज जरूरी है। अगर प्रेशर नॉर्मल रखोगे तो टेम्परेचर को कितना ही चेंज कर लो वो फ्रीज नहीं होती है। परंतु कीसम नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक फिक्स्ड प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाने पर इसको ठोस में यानी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो देखा गया है कितना प्रेशर होता है और कितना टेम्परेचर, वो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब रखा जाता है और 1.1 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर 140 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे तो वो 4.2 केल्विन पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर 5600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखोगे तो वो 42, यानी ये कॉम्बिनेशन है, पी और टी के कॉम्बिनेशन है, जिन कॉम्बिनेशन पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो पी और टी के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? अगर 23 प्रेशर का वैल्यू रखो और 1.1 टेम्परेचर का रखो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर 140 प्रेशर का रखो और 4.2 टेम्परेचर रखो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और 5600 प्रेशर का रखो और 42 टेम्परेचर का रखो तो यानी इन कॉम्बिनेशन पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो P वर्सेस T का जो कर्व है वो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, इस तरह से कर्व होता है। तब तक मैं इंग्लिश वालों को एक बार दिखा देती हूँ जो मैंने अभी बताया, ये देख लीजिए। आप पोज करिए, जो चीज अभी बताई थी वही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब हम फिगर को समझते हैं। पी और टी के बीच में जो ग्राफ होता है आपने देखा होगा, पानी का ग्राफ जो होता है हमने देखा था, पानी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से हो रहा था, इस तरह से। करेक्ट। CO2 का भी हमने देखा था, CO2 का हमने देखा था, ऐसा हो रहा था। यानी कि तीनों गैसेस आके एक पॉइंट पे मिल रही थी, तीनों लाइनें आके एक पॉइंट, तीनों कर्व आके एक पॉइंट पे मिल रहा था पी वर्सेस टी ग्राफ में, पानी का, CO2 का। लेकिन हीलियम में आप ध्यान से देखें तो तीनों कर्व किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, यानी कि इसका ट्रिपल पॉइंट होता ही नहीं है, ट्रिपल पॉइंट इसका होता ही नहीं है। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ये इसका फेज कर्व होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेज कर्व में ये देखिए। ओके, सबसे पहले BAC, BAC कर्व क्या बताता है? BAC बताता है बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर के इफेक्ट को बताता है। तो कर्व BAC, ये वाला कर्व जो है ये बॉइलिंग इफेक्ट पे, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर के इफेक्ट को बताता है। ठीक है, तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है यानी इस कर्व के नीचे जो हीलियम है वो गैसियस फॉर्म में रहेगी और इसके ऊपर जो फॉर्म है वो लिक्विड में रहेगी। एक तो ये वाला कर्व हो गया। ठीक है, अब आप वो यहाँ से आप लिखना चाहो तो लिख देना कि कहाँ से शुरू होता है ये। 2.26 t इक्वल टू 5.2 से शुरू होता है और P इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 की तरफ अग्रसर होता है। इसके नीचे जो है वो गैस अवस्था में रहती है और इसके ऊपर लिक्विड अवस्था में रहती है। इसे लिक्विड वेपर फेज लाइन बोलते हैं या फिर सेचुरेटेड कर्व भी कहते हैं। ये BAC कर्व की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद DEF लाइन की बात करते हैं। ये रहा D, E और F। इसके ऊपर वो सॉलिड फॉर्म में है और इसके नीचे वो लिक्विड फॉर्म में है।
तो ये वाले कर्व के लिए क्या करेंगे, DEF जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर प्रेशर के इफेक्ट को बताता है। इसे ठोस द्रव रेखा कहते हैं या फिर फ्यूजन कर्व कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, 25 एटमॉस्फेयर से ज्यादा टेम्परेचर पर भी होता है। और इसके अलावा हाँ, ये वाला DEF है। DEF जो होता है, DEF और BAC दोनों एक बिंदु पर मिलते ही नहीं है, अतः किसी भी ताप पर तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में नहीं होती है, इसलिए द्रव हीलियम का कोई भी ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन BAC पर और DEF पर एक जगह हमने देखा DEF भी ऐसा करवा रहा था और BF भी था, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जहां जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो BAC पर भी एक पॉइंट आ रहा है जिसे हम A लैम्डा कह लेते हैं, और वो कहाँ पे आता है, प्रेशर होता है 0.05 और टेम्परेचर होता है 2.19। जहां कर्वेचर में चेंज आता है इस पॉइंट को लैम्डा पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से DEF भी एक पॉइंट आता है, E पॉइंट बोल देते हैं क्योंकि D यहाँ था, E यहाँ था और F यहाँ था। तो यहाँ पर P इक्वल टू 30 एटमॉस्फेयर पे और T इक्वल टू 1.75 पे होता है, जहां कर्वेचर चेंज होता है। ठीक है, उसे भी लैम्डा पॉइंट करते हैं। अब E और A को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे लैम्डा लाइन कहते हैं। अब मैं आपको ग्राफ में थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये आप देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ये रहा E, इसे भी लैम्डा पॉइंट कहेंगे, A इसे भी लैम्डा पॉइंट कहेंगे, और इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है उसे क्या बोलेंगे, लैम्डा लाइन बोलेंगे। तो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का जो, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में भी लिक्विड ही होगा और राइट हैंड साइड में भी लिक्विड ही होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का जो लिक्विड होगा और राइट हैंड साइड का जो लिक्विड होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। इस वजह से एक साइड वाले लिक्विड को तो बोलते हैं लिक्विड हीलियम सेकेंड और दूसरे साइड वाले को बोलते हैं लिक्विड हीलियम फर्स्ट। ये चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखो आप एक बार, अभी देखो लैम्डा रेखा के दोनों तरफ हीलियम लिक्विड स्टेट में होती है, पर इसके राइट हैंड साइड का द्रव जो होता है वो सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है। यानी इस तरह से हमारे पास लैम्डा लाइन थी, तो इसके जो राइट हैंड साइड वाला लिक्विड हीलियम था उसे हम लिक्विड हीलियम फर्स्ट बोलते हैं। उसका नेचर बिल्कुल नॉर्मल लिक्विड होता है, उसकी तरह होता है, तो इसे द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं। बाई तरफ का यानी लेफ्ट हैंड साइड का इधर जो होता है लिक्विड हीलियम सेकेंड, उसका बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इसे लिक्विड हीलियम सेकेंड कहते हैं। और इस लाइन को जो लैम्डा लाइन होती है इसे फेज ट्रांजिशन लाइन भी कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को बता देती हूँ, दिस इज द कर्व जो आपको डायग्राम में बनाना है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। पोज करके आप एक बार इसको बना लीजिए पिक्चर को, और इसके बाद ये इसका फर्स्ट पॉइंट पोज करके देख लीजिए। ये इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अब हम आते हैं जो लिक्विड हीलियम हमारे पास थी एबनॉर्मल बिहेवियर वाली, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिक्विड हीलियम सेकंड के क्या क्या एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला बात करते हैं हम डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी पे ये देखा गया है कि लिक्विड हीलियम को 4.2 केल्विन से 1 केल्विन तक जब ठंडा किया जाए, क्योंकि 4.2 पे वो क्या होती है, लिक्विफाइड हो जाती है, तो अगर 4.2 से नीचे 1 केल्विन तक उसको ठंडा किया जाए तो ये देखा गया है कि पहले टेम्परेचर घटाने से डेंसिटी बढ़ती है। ये देखो 4.2 केल्विन यहाँ पे है, तो पहले हमने क्या किया, इसका यहाँ पर डेंसिटी ये रही है, डेंसिटी ये रही है और टेम्परेचर ये है, तो टेम्परेचर घटाने से, टेम्परेचर घटाना मतलब इधर आना है, तो इधर आने से ये देखिए डेंसिटी बढ़ रही है, करेक्ट। इधर जा रहे हैं अपन, इधर जा रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं, लेकिन डेंसिटी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, डेंसिटी ऊपर जा रही है। तो पहले तो टेम्परेचर घटाने से डेंसिटी बढ़ती है, फिर 2.19 पे, 2.19 केल्विन पे क्या होता है, सडनली सडनली टेम्परेचर घटाने से उसकी डेंसिटी भी घटती जाती है। अभी तो बढ़ रही थी डेंसिटी, फिर घट जाती है। तो 2.19 केल्विन पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसके आगे टेम्परेचर घटाने से डेंसिटी घटती जाती है। इस ये वाला जो है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है 2.19 केल्विन पर। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। स्पेसिफिक हीट की बात करें
तो अगर द्रव हीलियम का टेम्परेचर 4.2 से कम किया जाए तो 2.3 केल्विन तक तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा लगभग स्थिर रहती है, यानी नॉर्मल रहती है, पर 2.19 पर इसकी विशिष्ट ऊष्मा सडन रूप से इतनी ज्यादा हो जाती है और इससे कम ताप पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है टेम्परेचर घटाने से घटती है। ठीक है, तो वो वाला भी देख लो कैसे होता है, इस तरह से होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा भी कम हो रही है, फिर 2.19 पे सडनली इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा बढ़ती है और उसके बाद में हमने टेम्परेचर कम किया तो सडनली घट के बहुत ही स्पीड से घटती है। यानी कि देखो पहले टेम्परेचर घटाने से घटी, फिर टेम्परेचर घटाने से बढ़ी, सडनली बहुत हाई हुई और फिर टेम्परेचर और घटाने से और घट गई। ये सिंबल क्या होता है, लैम्डा जैसा सिंबल होता है, इसलिए उस पॉइंट को लैम्डा पॉइंट कहते हैं। तो ताप के साथ इसका परिवर्तन दर्शाया गया है। ये जो ग्राफ होता है वो लैम्डा के आकार का होता है, इसलिए 2.19 को हम लैम्डा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा हमारे पास हो जाती है। इसके बाद विस्कोसिटी की बात करते हैं, यानी कि उसके प्रवाह की क्षमता। जैसे पानी जो होती है उसकी वो बहुत ज्यादा अच्छे से बहता है, ग्लिसरीन जो होता है गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए धीरे धीरे बहता है। तो अगर हम यहाँ पर विस्कोसिटी वाला कर्व देखें तो 4.2 से जब पहले टेम्परेचर घटाते हैं तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। 2.19 केल्विन पर विस्कोसिटी सडनली जीरो की तरफ अप्रोच हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये देखा गया है कि पहले हीलियम गैस का टेम्परेचर घटाने से विस्कोसिटी घटती है, 2.19 से कम होने पर आकस्मिक रूप से ये लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। 2.19 पर बिल्कुल नैरो ट्यूब से अगर प्रवाहित किया जाए तो बड़ी सरलता से ये आसानी से, इसलिए इस कारण इसको सुपर फ्लूइड कहते हैं। तो ध्यान रखना आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से सब्सटेंस को अति तरल या सुपर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि आप सोचिए विस्कोसिटी जिसकी जीरो हो जाए, विस्कोसिटी जिसकी जीरो हो जाए वो कितना फास्ट फ्लो करेगा और कितना इजीली फ्लो करेगा। ग्लिसरीन गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है। जितना विस्कोसिटी कोफिशिएंट कम होगा कोई भी लिक्विड उतना आसानी से फ्लो होगा। अगर विस्कोसिटी जीरो हो गई जैसे कि लिक्विड हीलियम सेकेंड की होती है तो वो तो बिल्कुल कम हो जाएगा, आराम से बहेगा। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी द्रव हीलियम फर्स्ट की बात करें तो उसकी जो ऊष्मा चालकता होती है वो गैसों की तरह होती है और गैसों की ऊष्मा चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, तो साधारणतः 10⁻⁻⁴ आप देख सकते हैं 10⁻⁻⁴ कितना कम होता है। 10⁻⁻⁴ जो होती है द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता उतनी होती है, लेकिन द्रव हीलियम सेकेंड जो होती है, लिक्विड हीलियम सेकेंड होती है, उसकी जो हीट कैपेसिटी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से 10⁻⁶ गुना ज्यादा होती है। इनफैक्ट तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना ज्यादा होती है। तो इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज्यादा होती है। और एक प्रॉपर्टी होती है रोलिन फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ रोलिन फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। क्योंकि हमने देखा द्रव हीलियम जो है वो बहुत ज्यादा गतिशील पदार्थ होता है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फ्लो होने की होती है। तो होता क्या है कि ये फिल्म जो होती है किसी सॉलिड सरफेस पे एक लेयर बना लेती है, बहते बहते बहुत पतली लेयर होती है और इस लेयर को बोलते हैं रोलिन फिल्म। तो रोलिन फिल्म को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसका एक एक्सपेरिमेंट है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है लिक्विड हीलियम सेकेंड और इसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में अंदर भी जो भरा हुआ है अंदर भी हमने क्या भर दिया, लिक्विड हीलियम सेकेंड। लेकिन हमने लेवल क्या रखा, फ्लास्क के अंदर जो लेवल है वो ज्यादा है, करेक्ट, और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लेवल थोड़ा नीचे है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप क्या होगा, बाहर से ग्रेविटी के अगेंस्ट इस सॉलिड सरफेस के किनारे किनारे चढ़ते लिक्विड हीलियम जो है इसके सहारे से अंदर वाले सरफेस पे आते 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 भरती जाएगी और कब तक भरेगी, जब तक बाहर वाले फ्लास्क और अंदर वाले टेस्ट ट्यूब पे लिक्विड हीलियम का लेवल बराबर ना हो जाए। यही एक्सपेरिमेंट दूसरी तरह से करें तो कि टेस्ट ट्यूब में लेवल ज्यादा रख दिया जाए और फ्लास्क में लेवल कम रख दिया जाए, तो ये अंदर से रोलिन फिल्म बनाते बनाते बाहर आएगी, फिर बाहर वाले सरफेस पे जाती रहेगी। कब तक फ्लास्क को भरती रहेगी, जब तक कि उसका टेस्ट ट्यूब का लेवल और फ्लास्क में भरी हुई लिक्विड हीलियम सेकेंड का लेवल सेम नहीं हो जाए।
तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने उसमें लिक्विड हीलियम भर दी है, पर हमने टेस्ट ट्यूब को डुबोया भी नहीं है, हमने बहुत ऊपर रखा है। फिर भी क्या होगा, रोलिंग फिल्म बनाती बनाती ये सहारे सहारे से गुजरेगी और बाहर वाले सरफेस से आती आती इससे सहारे सहारे से रोलिंग फिल्म बनाती बनाती पूरी की पूरी फ्लास्क में आ जाएगी। और ये तब तक होगा जब तक ये पूरी तरह से खाली ना हो जाए। ये रोलिंग फिल्म की प्रॉपर्टी होती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट 0 होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये ग्रेविटी के भी अगेंस्ट बहने लग जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। एक खाली परख नली जो है उसको द्रव हीलियम सेकेंड के एक फ्लास्क में कुछ गहराई तक डुबोते हैं, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर रोलिंग फिल्म बन जाती है और वो परख नली के पृष्ठ पर चढ़ती है और फिर अंदर आती है, जब तक कि परख नली के अंदर और बाहर तल समान ना हो जाए। इसी प्रकार यदि द्रव हीलियम से भरी परख नली को ट्यूब के अंदर डुबोएं और परख नली के पृष्ठ पर बनी रोलिंग फिल्म जो है वो द्रव हीलियम चढ़ता है, जिसके कारण ये द्रव परख नली के बाहर तक आता रहता है, जब तक कि परख नली के बाहर और अंदर तल समान ना हो जाए। तो निर्बाध प्रवाह तब भी होता है जब परख नली को द्रव के पृष्ठ से ऊपर उठा लें। इस परिस्थिति में पृष्ठ के सहारे चढ़कर वो बाहरी पृष्ठ को स्पर्श करती हुई बूंद बूंद गिरती है, जब तक कि संपूर्ण परख नली खाली ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि ये जो है पृष्ठों के मतलब किसी तरह से निर्भर नहीं करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं दिखा देती हूँ। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है डेंसिटी, इसका ग्राफ देख लीजिए। सबसे पहले ये तो है डेंसिटी, फिर ये है स्पेसिफिक हीट, और ये स्पेसिफिक हीट का कर्व, फिर ये विस्कोसिटी, फिर थर्मल कंडक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। एग्जाम में पूछा जाता है कि रोलिंग फिल्म की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये बताना है कि लिक्विड हीलियम सेकेंड जो होती है वो किसी सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे बहुत ही पतली लेयर बनाती है, उसे रोलिंग फिल्म कहते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए थे 3, जिसकी थ्योरी तो आपने इसमें देख ली होगी, डायग्राम देख लीजिए। ये उसकी कुछ और थ्योरी है। और लास्ट है इसकी प्रॉपर्टी फाउंटेन इफेक्ट। एक फाउंटेन इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। देखो फाउंटेन इफेक्ट में क्या होता है, हम इसमें एक ट्यूब लेते हैं, है ना। सबसे पहले हाँ, यहाँ से इस प्रयोग में एक नली ए बी लेते हैं जिसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। ए भाग जो होता है वो केशिका नली, आपने केमिस्ट्री लैब में देखी होगी। केशिका नली बहुत पतली होती है, मतलब एक बाल जो होता है हमारा, उस बाल को उसके अंदर डाल सकते हैं, वो इतनी पतली होती है ना। उस इसीलिए इसका नाम केशिका नली है। केशिका नली के रूप में होता है। तो ए वाला जो सिरा होता है वो तो केशिका नली जितना पतला होता है, बी सिरा मोटा होता है। ठीक है, बी भाग में हम क्या भरते हैं, एमरी पाउडर भरते हैं। अभी पता चलेगा एमरी पाउडर क्यों भरते हैं। एमरी पाउडर के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वो सारे छिद्र जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, केशिका नली की तरह बिहेव करते हैं। अब इस नली को क्या करते हैं, ड्यूअर फ्लास्क में रख देते हैं, और उस फ्लास्क के अंदर क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड हीलियम सेकेंड। तो यहाँ पर देखो जो बी नली है, बी भाग में एमरी पाउडर भरा हुआ है, फ्लास्क के अंदर लिक्विड हीलियम सेकेंड भरी हुई है। ये फ्लास्क का नाम ड्यूअर फ्लास्क है। फिर हम क्या करते हैं, इस पे लाइट डालते हैं। इस पे लाइट डालते हैं तो लाइट डालने से क्या होता है, नीचे वाले हिस्से से कुछ जो आपके पास हीलियम है वो बी में प्रवेश कर जाती है नीचे से। तो होता क्या है, नली को इस प्रकार डुबोते हैं कि ए जो है वो द्रव के बाहर रहे और बी जो है वो द्रव के अंदर डूबा हुआ रहे। जब एमरी पाउडर पर प्रकाश गिराया जाता है तो द्रव हीलियम जो होता है, क्योंकि द्रव हीलियम भी बी भाग में थोड़ा सा तो एंटर कर ही गया है, तो द्रव हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट होते ही वो जो बी वाला हिस्सा है, बी वाला हिस्सा चौड़ा था हमारे पास, ए वाला हिस्सा तो पतला था। यहाँ पर एमरी पाउडर था और यहाँ पर लिक्विड हीलियम का कुछ पोर्शन अंदर घुस गया था। अब वो अभी किस में था, लिक्विड फॉर्म में था। जैसे ही हमने इस पे लाइट डाली, एनर्जी मिली, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस में कन्वर्ट होने से क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लग गया। जैसे जैसे गैस बनी प्रेशर बढ़ने लग गया, तो दाब में अंतर उत्पन्न हुआ। इस दाबांतर के कारण जो लिक्विड है
ज्यादा प्रेशर इतना बन गया कि उस गैस को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिली, तो जो ए सिरा था उससे क्या निकला, फव्वारे की तरह लिक्विड निकला हीलियम। तो फव्वारे के तरह, फव्वारे के रूप में द्रव, जो द्रव है, द्रव हीलियम सेकेंड है, नली के ए भाग से फव्वारे के रूप में निकलता है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। इसे ही फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फाउंटेन इफेक्ट ये रहा। हमने यहाँ पे लाइट डाली, यहाँ पे लाइट डाली तो अंदर जो लिक्विड हीलियम थी वो गैस में कन्वर्ट हुई, बाहर के और यहाँ का प्रेशर में डिफरेंस हुआ, तो यहाँ से लिक्विड हीलियम जो है बाहर निकल गया। दिस इज कॉल्ड फाउंटेन इफेक्ट। ठीक है, दैट्स इट।